नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप सभी का हमारे YouTube चैनल एकेडमी ऑफ टीचर्स में स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं सीटेट जुलाई 2019 के पेपर 1 के CDP सेक्शन। इस सेक्शन को आप अच्छी तरह से देखिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों को CDP के जो 30 क्वेश्चंस है उनको एक्सप्लेन करूंगा और यह वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा जो कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वो सीटेट हो, चाहे MPTET हो, KVS NVS कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए यह वीडियो इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि मैं एक्सप्लेन करने के साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट को भी डेवलप करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिए। उम्मीद है कि आपको पूरा मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत अर्थात एडवोकेट करता है? तो दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो समावेशी शिक्षा को वकालत करता है, अर्थात वो कह रहा है कि इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करना है। इससे राइट आंसर होगा 1 डैश। यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। मतलब ये है कि सभी बच्चे एक ही विद्यालय में पढ़ें और उनको एक ही प्रकार की शिक्षा दी जाए। तो इस प्रकार की जो एजुकेशन होती है उसे इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं, समावेशी शिक्षा। इंक्लूसिव एजुकेशन और इंटीग्रेटिव एजुकेशन में दोनों का अंतर ये है कि इंटीग्रेटेड में क्या होता है, इसमें बच्चे को इस स्कूल के अनुसार एडजस्ट होना पड़ता है, लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन में स्कूल को बच्चे के अनुसार एडजस्ट होना पड़ता है। इसलिए राइट आंसर होगा 4। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षक को चाहिए कि इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि वह संप्रेषित करे कि कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है, महत्व देती है। मीन्स हर कल्चर को प्रमोट किया जाएगा, हर कल्चर को सम्मान दिया जाएगा। इससे ये होगा कि हर बच्चा इंक्लूडेड फील करेगा, कोई भी एक्सक्लूडेड फील नहीं करेगा। इसलिए राइट आंसर होगा 3। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, तो बच्चे देखिए जब एक्टिव होते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, तब वो प्रभावी रूप से सीखते हैं। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों को कक्षा में, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा बच्चे क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा वो इंटीग्रेट हो रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं, है ना। इसलिए राइट आंसर होगा 4। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? तो बताना है कि इनमें से कौन सा प्रोसेस ऐसा नहीं है जिसमें मीनिंगफुल लर्निंग होता हो। तो देखिए दोस्तों, कंठस्थीकरण में स्मरण जो है मीन्स मेमोराइजेशन और रिकॉल का जो ये कॉन्सेप्ट है, इसमें सार्थक अधिगम नहीं होता है। इसमें रट्टाफिकेशन को महत्व दिया जाता है, इसलिए रटने से कोई मीनिंगफुल लर्निंग नहीं होती है, ऐसा NCF 2005 मानता है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा 4। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ के बच्चों को स्तंभ ख में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है? तो इसमें मिला लेते हैं, जो प्रतिभाशाली बालक होंगे वो शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता हो जाएगी। तो पहले का क्या हो जाएगा? D। दूसरा है अधिगम अशक्तता। अधिगम अशक्तता मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी जो होती है, मतलब पढ़ने में अधिगम करने में उनकी अशक्तता होती है, डिसेबल होते हैं, तो धारा प्रवाह पढ़ने में कमी हो जाएगी। तो इसलिए दूसरे का आंसर हो जाएगा A। अब मिलाते रहिएगा। सृजनात्मक जो होगा मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है। क्रिएटिव बच्चा जो होता है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग वाला होता है और डिफरेंट प्रकार के सॉल्यूशन को सोच सकता है। इसलिए तीसरे का आंसर हो जाएगा B। और अवधान कमी और जो ऑप्शन है अवधान कमी, अतिसक्रियता, व्यतिक्रम, ADHD का जो है कॉन्सेप्ट, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसमें बच्चा क्या होता है वो कहीं पर एक जगह फोकस नहीं कर पाता है। तो इसमें जो इसका जो चौथे का आंसर हो जाएगा C। इस प्रकार से अगर विकल्पों को मिलाया जाए तो इसमें हो जाएगा D, A, B और C। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगला प्रश्न है, बच्चों की गलतियां। तो इसमें विकल्प हैं, बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए, अधिगम का एक भाग है तो उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, अथवा प्रदर्शित करती हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। तो दोस्तों, बच्चा जो है जब तक गलती करेगा नहीं तब तक सीखेगा नहीं। इसलिए जो बच्चों की गलतियां होती हैं, एरर्स होती हैं, उनको ये मान लिया जाता है कि वह लर्निंग का अर्थात अधिगम का एक पार्ट हैं
और वो उनको सीखने के लिए एक रास्ता तैयार करती हैं, इंसाइट उनको थॉट्स देती हैं कि वो सीख सकें, इसलिए आंसर हो जाएगा 2। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन को, और तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, अर्थात मूल्यांकन जो होता है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक कड़ी का काम करता है, इवेल्युएशन। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा 1। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है, मीन्स कंस्ट्रक्टिविस्ट जो फ्रेम है या अप्रोच है उसके अनुसार लर्निंग क्या है। तो उसके अनुसार लर्निंग जो होती है, क्योंकि उसमें बच्चा एक्टिव रहता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा एक सक्रिय एवं सामाजिक क्रिया, एक्टिव एंड सोशल इन द कैरेक्टर। मतलब इसमें सोशली पार्टिसिपेट करते हैं बच्चे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करके नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा 4। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी, मतलब ये है कि जब शिक्षक किसी बच्चे पे बिलीव करता है पॉजिटिवली तो बच्चे क्या करते हैं, विद्यार्थी। तो इसमें जो होता है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा सीखने के लिए प्रेरित, उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं, क्योंकि जब बच्चों को के ऊपर आप काउंट करेंगे, उन पर भरोसा करेंगे, आप उनसे एक्सपेक्टेशन दिखाएंगे, तो बच्चे सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहेंगे। उनको लगेगा कि हाँ सर हम पर भरोसा कर रहे हैं तो हमें भी कुछ करके दिखाना चाहिए, इसलिए राइट आंसर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है। मीन्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में उनको एबल बनाना है टीचर को, तो कैसे उनको इफ़ेक्टिवली इनकरेज करेगी। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये होगा कि बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके, मीन्स बच्चे गेस करें, कुछ अपने आंसर दें, तो इस प्रकार से बच्चे एक्टिव होंगे, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा 3। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुविधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्व पहल व प्रयास शामिल हैं, निम्न में से किसका उदाहरण है। स्व पहल का मतलब हो जाएगा ऑन इनिशिएटिव एंड पहल, प्रयास का मतलब एफर्ट। तो देखिए दोस्तों, जिसमें स्व पहल और प्रयास शामिल होते हैं उसमें बच्चे पर केंद्रित हो जाती है शिक्षा, इसलिए उसे लर्नर सेंटर्ड या चाइल्ड सेंटर्ड मेथड कहेंगे, अर्थात अधिगमकर्ता केंद्रित विधि कहेंगे। इससे राइट आंसर 2 होगा। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे लिखी हुई सिद्धांत के सिद्धांत को दर्शाती है, मीन्स ये जो सिचुएशन दी हुई है ये किस प्रिंसिपल को प्रेजेंट कर रही है। देखिए क्या लिखा है, जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, मीन्स जिनका प्रोग्रेस अच्छा नहीं है, वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं, मीन्स गुड इनफ नहीं हैं, तो वे हतोत्साहित डिस्करेज्ड फील करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। मतलब ये है कि जब जिनको लगने लगता है कि वो ठीक नहीं है पढ़ने में, तो वो बिना प्रयास के ही काम करना बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार में आपके सिद्धांत को दर्शाया गया है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा संज्ञान एवं संवेग अलग अलग नहीं है, मीन्स कोग्निशन एंड इमोशन, क्योंकि उनका कोग्निशन ये है कि उनके मन में ये भर गया है कि वो अच्छे नहीं हैं, और इमोशन ये है कि वो बिना प्रयास के ही छोड़ दे रहे हैं, इसलिए कोग्निशन एंड इमोशन यहाँ पर संबंध है। इसलिए संज्ञान एवं संवेग अलग अलग नहीं होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, इसका मतलब ये है। तो राइट आंसर 4 होगा। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है। तो प्राइमरी जो सोशलाइजिंग एजेंसी है वो होती है आपकी परिवार, क्योंकि बच्चा माता पिता से सीखता है, अपने घर में सीखता है, इसलिए प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी परिवार होगी। मीडिया जो होगी टर्सरी हो जाएगी, सरकार भी टर्सरी हो जाएगी, जबकि विद्यालय है वो सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी होगी। तो यहाँ राइट आंसर होगा 4। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि, तो जीन पियाजे जी ने कहा था कि बच्चों की सोच जो होती है वो गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, अर्थात क्वालिटेटिवली डिफरेंट होती है उनकी थोड़ा थिंकिंग, क्योंकि आप देखते हैं कि पियाजे जी ने स्टेजेस बताए हैं कोग्निशन के, कोग्निटिव डेवलपमेंट के, तो ऑब्वियसली बच्चे की जो थिंकिंग होगी वो एडल्ट से डिफरेंट ही होगी, इसलिए राइट आंसर होगा 3। वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंडर। तो जेंडर जो है वो इसमें ऑप्शन हो जाएगी, एक सामाजिक संरचना है, यहाँ पर एक सिद्धांत भी बनता है जेंडर एज अ
सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, तो यहाँ पर यही आंसर हो जाएगा, एक सामाजिक संरचना है। अगर सेक्स पूछा जाए तो यह एक बायोलॉजिकल टर्म है, लेकिन जेंडर जो है ये सोशल टर्म है। हमने सोशल मतलब हमारी सोसाइटी ने उसे फिक्स किया हुआ है। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? तो विकास के जो व्यापक आयाम होंगे, क्योंकि व्यापक आयाम में कुछ माइनर आयाम होंगे, मीन्स डायमेंशंस होंगे, वो उसी में इंक्लूडेड होंगे। तो शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक जो हैं ये आयाम हैं। अगर और विकल्पों को देखें तो यहाँ पर आध्यात्मिक जो है ये आपके संज्ञानात्मक पर संबंधित, संवेगात्मक पर संबंधित है, इसलिए ये नहीं होगा, ये सब डोमेन हो जाएगा। इसके अलावा फिर इसमें भी आध्यात्मिक है दूसरे में भी, और इसी प्रकार से स्व जो है ये भी इसी में सम्मिलित हो जाएगा आपके संवेगात्मक में। इसलिए अगर डोमेन देखा जाए तो फिजिकल, कोग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल डोमेन्स होंगे लैंग्वेज डेवलपमेंट के, इसलिए राइट आंसर होगा 4। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें जो राइट आंसर होगा कि बुद्धि बहुआयामी है, मीन्स इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली योग्यताएं सम्मिलित होती हैं। मतलब ये है कि बुद्धि परीक्षण जो होते हैं वो भी इनको पूरी तरह से मीज़र नहीं कर पाते हैं, इसलिए राइट आंसर होगा 3। सीटेट दिसंबर 2019 में यह प्रश्न आया था कि इसे जो है पूरी तरह से मापा जा सकता है। ऐसे ही तो आप दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग अपना कॉन्सेप्ट डेवलप कीजिए, और किसी उससे जुड़ा किसी भी तरह का प्रश्न आएगा आपसे बन जाएगा, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 3। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? तो जो प्रगतिशील प्रोग्रेसिव एजुकेशन है उसमें बच्चे को एक्टिव एक्सप्लोरर माना गया है। और जहाँ तक बात है खाली स्लेटों के रूप में, तो ब्लैंक स्लेट मानने के लिए वो बिहेवियरिस्ट होते हैं जो बच्चों को ब्लैंक स्लेट मानते हैं कि वो उसमें कुछ भी भर सकते हैं। तो बिहेवियरिस्ट अप्रोच पर आपको नहीं जाना है। यहाँ पर प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए राइट आंसर होगा 2। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लेव वाइगॉस्की के अनुसार अधिगम, तो वाइगॉस्की जी जो है वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, ये आपकी सोसाइटी को इंपॉर्टेंस देते हैं, और कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, संरचनात्मक हैं, सामाजिक संरचनात्मक है, इसलिए इनका इसमें जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा एक सामाजिक गतिविधि है, एक सोशल एक्टिविटी है अधिगम, लर्निंग। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को निर्देशित करता है? तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, मीन्स इरिवर्सिबिलिटी ऑफ द विचारों की अनुत्क्रमणीयता जो है वो आपके प्री ऑपरेशनल स्टेज अर्थात पूर्व क्रियात्मक अवस्था से संबंधित है, इसलिए राइट आंसर होगा 3। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों को उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आंसर है ये हो जाएगा कि बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना होता है। अब बहुत लोगों को ये लग रहा होगा कि दंड तो हम दे नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत है रीइंफोर्समेंट की, अर्थात प्रेरणा की, अभी प्रेरणा की ज़रूरत है, इसलिए राइट आंसर 3 होगा। चौथा आंसर में आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन चौथा आंसर ये कह रहा है कि सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। यह बात गलत हो जाती है, क्योंकि बच्चों को हमें मोटिवेट करना होता है सीखने के लिए, इसलिए राइट आंसर 3 ही होगा। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम। तो देखिए दोस्तों, इंडिविजुअल डिफरेंस जो होते हैं वो आपकी डेवलपमेंट को, मतलब मोटर डेवलपमेंट को वेरिएबल बना देते हैं, मींस चेंज हर बच्चे के अनुसार अलग अलग उसका डेवलपमेंट होगा, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर होता है, एक पैटर्न होता है, वो चेंज नहीं होता है। इसलिए मोटर स्किल्स जो होती हैं अर्थात सूक्ष्म स्किल्स जो होती हैं वो अपरिष्कृत से परिष्कृत की तरफ चलती हैं, अर्थात ग्रास मोटर से आप फाइन मोटर स्किल्स को फाइंड करते हैं। जैसे कोई बच्चा है वो पहले बड़ी सी चीज़ पकड़ना सीखता है, लेकिन फिर अंतिम में मतलब आगे जब बड़ा हो जाता है तो सुई पकड़ना भी सीख जाता है, इसलिए राइट आंसर होगा 2। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वयस्कता का संक्रमण मीन्स ट्रांजिशनल जो एज है एडल्टहुड की, तो वो राइट आंसर हो जाएगा। एडोलसेंस मतलब किशोरावस्था जो होती है वो ट्रांजिशनल पीरियड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं और
अन्वेषण करते हैं, क्योंकि जीन पियाजे जी ने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहा था, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा 4। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेओ वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? तो दोस्तों, जो बच्चे अपने आप में बात करते रहते हैं उसे वाइगोत्स्की जी ने प्राइवेट स्पीच कहा है, अर्थात व्यक्तिगत वार्ता अथवा निजी वार्ता कहा है। और ये जो अहम केंद्रित वार्ता की बात है, इगोसेंट्रिक स्पीच, इसको पियाजे ने दिया था, इसलिए राइट आंसर होगा 1। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? मतलब आप यह बताने लगें कि ये टॉयज़ लड़कियों का है, ये लड़कों का है, ये लड़कियां पहनती हैं, पिंक कलर लड़कियां पहनती हैं, अथवा ये सामग्री, ये काम करने को लड़कियां हैं। तो इस प्रकार से अगर आप किसी एक जेंडर से रिलेट करने लगें कोई काम को, तो इसे आप क्या कहेंगे? तो इसे आप कहेंगे जेंडर स्टीरियोटाइप, क्योंकि आप इसमें रूढ़िवादिता से ग्रस्त हैं, क्योंकि आपने पहले से उसे बना कर रखा है। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रारंभिक कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है, तो दोस्तों ये कहा गया है कि बच्चों के पास अनुभवों का एक ट्रेजर होता है। एनसीएफ 2005 में ही कि बच्चों के पास एक ट्रेजर होता है एक्सपीरियंसेस का, और उसको हमें एक रिसोर्स की तरह अर्थात एक संसाधन की तरह उपयोग करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा मीन्स बिल्ड ऑन, मीन्स जो पहले से उसके ऊपर हमें एक ईंट रख देनी है, अर्थात अगला स्टेप उसे बढ़ा देना है उसका उपयोग करते हुए। राइट आंसर हो जाएगा 3। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। यह दवाई जो उसकी पत्नी को जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार यह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत है? तो देखिए दोस्तों, जो एक स्टेज होती है जिसमें बच्चा कहता है कि रूल इज़ रूल, मीन्स जो रूल बनाया गया है आप उसको फॉलो करिए और चाहे जो हो जाए, मतलब बच्चा अन्य का पर्सपेक्टिव नहीं समझ पा रहा है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि दंड एवं आज्ञा पालन, अभिन्यास, क्योंकि उसको डर है कि उसे पनिश किया जाएगा, इसलिए ओबीडियंट है। अगर यहीं पर यह लिखा होता कि उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा, इसकी जगह पर यह लिखा होता कि उसे चोरी नहीं करनी चाहिए, तो यहीं पर आंसर हो जाता सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिन्यास, अर्थात उसे यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन कहेंगे, क्योंकि वो एथिक्स पर जोर दे रहा है, वो और चीज़ नहीं समझ पा रहा है कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। इसलिए राइट आंसर होगा दंड एवं आज्ञा पालन, अभिविन्यास, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। तो दोस्तों, इस तरह से ये सीडीपी का जो सेक्शन था उसके 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आप लोगों को यह सेशन पसंद किया होगा। अगर आपने इसे पसंद किया है तो इसे लाइक करिए और दोस्तों के बीच भी शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेशन का लाभ उठा सकें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप इस चैनल से जुड़े रहें और ऐसे ही ऑथेंटिक और हेल्पफुल कंटेंट प्राप्त करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, सो दैट आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।